वैसे तो मेरी रंगत बिल्कुल साफ सुथरी और गोरी चिट्ठी थी। मैं नख्त भी बड़े तीखे थे, लेकिन मैं दुबली पतली बहुत थी। बचपन से ही मुझे लड़कों के साथ खेलने कूदने का बड़ा शौक था। अक्सर मैं गली मोहल्लों के लड़कों के साथ ही खेलते हुए नजर आती थी। घर में सबसे छोटी थी, इसलिए माँ बाप का लाड प्यार मेरे साथ बहुत ज़्यादा ही था। मुझसे बड़ी दो बहनें थीं जो उनकी शादी हो चुकी थी। मेरा ज़्यादातर समय लड़कों के साथ ही गुजरता था, इसलिए मेरा पहला उड़ान भी यही था। मैं लड़कों की तरह शर्ट और जीन्स पहनती थी, सर पर टोपी लगाए रखती थी। क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल यह सब मेरे पसंदीदा खेल थे। मुझे पता ही नहीं चला कि कब समय गुजरने लगा और मैं 16 साल की दहलीज भी पार कर चुकी थी। 16 साल की हुई तो मेरी माँ ने मुझे ज़बरदस्ती घर पर बिठाना शुरू कर दिया। कहने लगे कि लड़की हो तुम, घर पर रहा करो, शर्म नहीं आती, इतनी बड़ी हो गई हो और अभी तक मोहल्ले के लड़कों के साथ खेलती नजर आती हो। पाँव देखे हैं तुमने अपने? नंगे पाँव खेल खेल कर कितने बड़े बड़े हो गए हैं। मुझे लगता है तुम्हारा नाम के तो अब चप्पल भी मुझे बड़ी मुश्किल से मिला करेगी। मर्दों की चप्पल लाकर देनी पड़ेगी तुम्हें। मैं शुरू से ही लापरवाह थी। माँ की बात एक कान से सुनते दूसरे कान से उड़ा देती थी। माँ की डांट फटकार सुनने के बाद भी मेरा ध्यान बाहर खेलने जाने पे वाले क्रिकेट मैच की तरफ था। मैंने मम्मी की विनती की कि बस यह आखिर बार खेलने दे, लेकिन वह नहीं मानी। मेरा बाहर जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। बस यह था कि मैं छत पर जाकर पतंग उड़ा लिया करती थी या बराबर वाले धीरज की छत पर जाकर उसकी माँ से शिकायतें करने लगती थी कि मुझे मेरी माँ घर में कैदी बनाकर रख दिया है। मेरा उठना बैठना चल लड़कों के जैसा ही था। धीरज मुझे मुस्कुराकर देखा करता था और कोई बात नहीं रजनी, अब तुम बड़ी हो गई हो, अब घर पर रहा करो। धीरज को उल्टा मुझे ही समझाने लगता था। अक्सर मैं उसी की शर्ट पहन लिया करती थी। बेशक मैं लड़कों के साथ खेल कूद कर बड़ी हुई थी, लेकिन मोहल्ले के लड़कों ने कभी मेरे साथ बदतमीजी कोई हद पार करने की कोशिश नहीं की थी और उसकी वजह शायद धीरज था, जो कि हर जगह मेरा रक्षक बनकर मेरे साथ रहता था। माँ के बहुत सारे काम भी करा दिया करता था क्योंकि हमारा कोई भाई नहीं था। पापा विदेश होते थे, 6 महीने बाद ही आते थे। जैसे ही मैं 20 साल की हुई थी, भोपाल से मेरी माँ की सहेली अपने बेटे का रिश्ता मेरे लिए मांगा था, लेकिन जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने माँ से साफ कह दिया कि मैं आपको छोड़कर दूसरे शहर नहीं जाऊंगी। मम्मी कहने लगी तुम्हारी जो करतूतें हैं, मैं तुम्हें अपने पास रखकर जलील नहीं होना चाहती। अरे इतनी बड़ी हो गई हो और एक कप चाय बनाना नहीं आता। मेरी बचपन की सहेली है, बिल्कुल बहनों जैसा आपस में प्यार है। वह तो तेरे सारे नखरे छुपा लेगी और यह मेरी माँ की सबसे बड़ी गलती थी। खैर मेरी शादी की तरफ कोई भी ध्यान नहीं था। अभी तक मेरा दिमाग बस खेल कूद में ही अटका रहता था। शादी के 4 दिन पहले तक तो मैं बाहर निकलने की तरकीब करती रहती थी और चुप चुप कर बाहर निकल भी जाया करती थी। मेरी माँ मुझे ज़बरदस्ती खींच खींच कर घर में बंद करती। शादी होने को 4 दिन बचे हैं और इस लड़की को चैन नहीं है। अरे दुल्हन इस तरह की शादी से पहले इधर उधर भागती फिरती नहीं है, उनके ऊपर रंग रूप चढ़ता है। और यह 4 दिन की बड़े ही मुश्किल में अपने घर में बैठकर तैरते थे। आसमान पर पतंगे उड़ती और कटती देखकर मैं सीधी छत की दूसरी तरफ ले जाती थी ताकि वह कटने वाली पतंग पकड़ लूं। और खैर मेरी बारात भोपाल से आई थी। दिन के समय मेरी शादी हुई थी और रात की ट्रेन थी। वापसी का सफ़र भी शुरू हो गया। दुल्हन बनी घूंघट में ट्रेन में बैठी बहुत बोर हो रही थी। मेरा पति सुमित मुझे बार बार बड़े गौर से देख रहा था। मेरी सास भोपाल में रहती थी, इसीलिए वहाँ पर मेरा आना जाना ना होने के बराबर था। 5 साल बाद मेरी मम्मी की यह सहेली हमारे घर मिलने आई थी। हफ्ता 10 दिन रहकर वापस चली जाती थी। इसीलिए मुझे न अपने सास के घर के माहौल के बारे में कुछ पता था और ना ही अपने पति सुमित के बारे में। बेशक मेरा सारा बचपन लड़कों के साथ खेल कूद कर गुजारा था, लेकिन जिन नज़रों से सुमित मुझे देख रहा था और जो उलझन मुझे उसकी नज़रों से महसूस हो रही थी, कभी उन लड़कों से नहीं हुई थी जिनके साथ मैं बचपन से खेलती चली आ रही थी। वह मेरे सामने वाली बर्थ में बैठा था तो एक पहली बार मैं ट्रेन का सफ़र कर रही थी और फिर वह भी इसी भारी भरकम दुल्हन के जोड़े में। मैंने तो आज तक सलवार सूट भी ढंग से नहीं पहना था, हमेशा जीन्स शर्ट पहनती रहती थी, फिर लोवर और टी शर्ट पर घूमती रहती थी। इस वक्त इस दुल्हन के भारी लहंगे में सख्त उलझन महसूस हो रही थी। बड़ी मुश्किल से मैं 16 से 17 घंटे का यह सफ़र अपने इस भारी लहंगे के साथ किया था।
रात को सोने से पहले जब जेवरात जरूर उतार दिए थे। भोपाल पहुंचने के बाद मेरी सास ने अपने मोहल्ले की एक लड़की से दोबारा से मेरा मेकअप ठीक करवाया था। मैं थकान की वजह से और नींद के बेहाल थी, क्योंकि ट्रेन में मुझे ठीक से नींद नहीं आई थी। मैं हमेशा नींद की बड़ी पक्की थी। जब भी मुझे नींद आती, मैं जाकर भी खुद को जगा नहीं पाती थी। इसीलिए अपने पति के कमरे में आने का इंतज़ार भी नहीं किया था, ताकि वह यह शर रहकर सो गई थी। ना जाने रात के किस समय मेरी आँख खुली थी। मैंने देखा सुमित सोफे पर तकिया रखकर सो रहा था। यह देखकर मुझे बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस हुई थी। मुझे उसका इंतज़ार करना चाहिए था। खैर, घड़ी पर नज़र घुमाई तो रात के 3 बज रहे थे। मुझे बहुत भूख लग रही थी। जब से मैं आई थी, बस नाश्ता करके ही सास मुझे कमरे में बिठा दिया था और मैं कमरे में आते ही लेटकर सो गई थी। मैं उठकर कमरे से बाहर जाने चाहती थी, ताकि अपने खाने पीने का कुछ जुगाड़ लगा सकूं। लेकिन जैसे ही बेड से नीचे उतरी, पाँव रखे जाने के नीचे क्या था कि मेरा पाँव से टकरा गया। मैं गिरते गिरते बची थी, लेकिन मेरे मुंह से एक चीख निकल गई थी और जल्दी से संभल भी गई थी। गिरने से बच गई थी, लेकिन चीख से आवाज़ सुनकर सुमित की आंख जरूर खुल गई थी। मुझे जागते देखकर वह मुस्कुराता हुआ उठकर मेरे पास आ गया। अपना तकिया भी बेड पर रखा। बेशक उसका बचपन मेरे घर पर आना जाना था, लेकिन सुमित अब मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। वह मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा कि हो गई तुम्हारी नींद पूरी? कितना जगाया मैंने तुम्हें, लेकिन तुम थे कि जागने का नाम ही नहीं ले रही थी। तुम तो सारे घोड़े बेचकर ऐसे सो रही थी कि उठने का नाम नहीं लिया। मैंने कहा आई एम सॉरी, शायद सफ़र की वजह से मैं बहुत थक गई थी, इसीलिए मुझे पता ही नहीं चला कि कब आँख लग गई। कहने लगा कि अब मैं तुम्हें जगाने की कोशिश की थी, लेकिन नींद में ही तुमने साफ कह दिया था कि मुझे सोने दो। उसने गहरा सांस लेते हुए मुझे कनखियों से देखा था। मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं था, लेकिन ऐसा मुमकिन था, क्योंकि गहरी नींद में जब मम्मी मुझे उठाती थी तो मैं उन्हें भी ऐसे ही कहती थी कि उन्हें। उस वक्त तो मुझे काफ़ी शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी। मैं अभी यही सोच रही थी कि कैसे सुमित से कहूँ कि मुझे भूख लगी है। तभी उसने मेरा हाथ थाम लिया। कहने लगा, बेशक हमारी माँ की आपस में आना जाना था और मिलना जुलना था, लेकिन मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। मेरी माँ ने जब मुझे तुम्हारे लिए पूछा तो मैंने अपना फैसला माँ पर छोड़ दिया था, लेकिन फिर यह सोचने लगा पता नहीं तुम कैसी होगी, लेकिन तुम खूबसूरत हो। मुझे अपनी माँ के फैसले पर कोई भी एतराज़ नहीं है, बल्कि खुश हूँ। मेरी माँ ने इतनी खूबसूरत लड़की मेरे लिए चुनी है। यह कहकर उसने शायद टेबल पर रखे एक अंगूठी निकाली और मेरी उंगली में पहना दी। कुछ देर तक वह मेरी तारीफ़ें करता रहा। मेरे लिए सब कुछ नया नया और बहुत ही अनोखा था, क्योंकि अब तक जिन लड़कों के साथ मैं खेला करती थी वह भी मुझे लड़का ही समझा करते थे, कभी मुझे ऐसी बात नहीं करते थे। इसीलिए सुमित के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मुझे आज अच्छा लग रहा था। उसका मेरे चेहरे को छूना, मदहोश शब्दों में बात करना, सब कुछ मेरे दिल में फरेब लग रहा था कि अचानक वह मेरे हाथ देखकर चुपचाप हो गया। कहने लगा, तुम्हारे हाथ इतने मोटे और बड़े क्यों हैं? लड़कियों के हाथों जैसे खूबसूरत क्यों नहीं हैं? उसने मेरे हाथ को छोड़ दिया था। कहने लगा कि मुझे लड़कियों में मर्दाना झलक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अपने हाथ को गौर से देखे, शायद तो मुझे लड़कियों की तरह नाखून बढ़ाने का शौक़ नहीं था, ना ही अपने हाथों की केयर की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। इसीलिए मेरे हाथ बड़े रूखे फीके और हर वक्त लड़कों वाले खेल खेलकर मोटे से हो गए थे। वह बेड से उठकर अलमारी के पास चला गया। अलमारी खोलकर उसने एक ब्लैक कलर का ड्रेस मुझे थमा दिया। कहने लगा कि जो इसे पहनकर आ जाओ। मैं खुद भी इन भारी कपड़ों में तंग आ चुकी थी, इसीलिए शुक्रिया किया। लेकिन जैसे ही मैं वॉशरूम में जाकर उन कपड़ों को देखा तो नेट की बहुत ही बारीक सी नाइटी थी, लेकिन मैंने शर्माते हुए वह पहन ली। उसे पहनते हुए मैं बेहद नर्वस थी। मैं कमरे में आए तो सामने ही अमित का हाथ में परफ्यूम की बोतल पड़े हुए थे, खुद पर स्प्रे कर रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराता हुआ मेरे पास आ गया, मुझ पर भी स्प्रे करने लगा। कहने लगा, मुझे इस परफ्यूम की खुशबू बहुत पसंद है। यह कहकर वह मुझे अपने आप से लगाए बेड पर ले आया। मुझे प्यार भरी बातें करने लगा। उसकी नज़रें मेरे पूरे शरीर पर घूम रही थी और मैं बेहद शर्मा रही थी, क्योंकि ऐसी नज़रों से मेरा पहली बार सामना हो रहा था। कुछ ही देर में उसने मुझे अपनी आगोश में समेट लिया था।
उसके हाथ मेरे शरीर के हर हिस्से का सफ़र कर रहे थे, लेकिन अचानक ही एक जगह पर जाकर उसके हाथ रुक गए थे। फिर अचानक वह मुझे एकदम से पीछे किया था। उसके चेहरे के हाव भाव एकदम से बदले थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या हुआ है। वह फ़ौरन कमरे से निकल गया। मैं काफ़ी देर तक उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन वह वापस कमरे में नहीं आया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हुआ क्या है। अभी कुछ ही देर पहले तो बहुत खुश था, पता नहीं उसे क्या हुआ था। पूरी रात वह कमरे में नहीं आया था। सुबह मैंने अपने कपड़े बदल लिए थे, कमरे से बाहर आ गई थी। मैंने देखा वह बाहर लॉन्च में सोफे पर सो रहा था। मुझे हैरत हुई थी कि वह कमरे की बजाय बाहर सोफे पर क्यों सो रहा है। मैं जैसे ही उसके पास आई, मुझे देखकर मुंह फेरने लगा और फिर तो जैसे सिलसिला ही शुरू हो गया था। मैं जितना उसके पास जाने की कोशिश करती, वह मुझसे उतना ही दूर भागता था। वजह भी नहीं बताता था। शादी के बाद उसकी कुछ मीठी मीठी बातों ने मेरे दिल की दुनिया बदल दी थी, लेकिन वह पता नहीं क्यों मुझे कतराने लगा था। काफ़ी दिन गुजर गए थे, लेकिन उसका व्यवहार मुझे नहीं बदलता था। एक बार मैं तंग आकर उसके सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा कि सुमित, आप मुझे बात क्यों नहीं करती, क्यों मुझसे दूर दूर रहते हैं? तो वह कहने लगा कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मुझे अगर पता होता कि तुम ऐसी हो तो मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करता। मैं उसकी बात का मतलब ही नहीं समझती थी। मैंने कहा, आखिर ऐसा मैंने क्या कर दिया है? वह कहने लगा कि तुम्हारे अंदर तो लड़कियों जैसी कोई भी बात ही नहीं है। तुम तो मार दो जैसी दिखती हो। तुम्हारी चाल ढाल और शरीर की बनावट तो मर्दे जैसी है। यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया था। शायद मैं ट्राउज़र और टी शर्ट पहनती थी, इसीलिए वह ऐसा कह रहा था। क्योंकि मुझे शुरू से ही ढीले ढाले कपड़े पहनने की आदत थी, इसीलिए मैंने अब तक अपने दहेज की फैंसी साड़ियाँ तक नहीं निकाली थी। अब मैं अपने दहेज की वह साड़ियाँ निकाली और उन्हें पहनना शुरू कर दी, और अपनी सास के साथ मिलकर सुमित की पसंद का खाना बनाना भी सीख लिया था। उसके सारे काम भी अपने हाथों से करने लगी थी। मैंने 2 महीने में ही खुद को एकदम बदल कर रख दिया था कि शायद सुमित का व्यवहार मुझसे ठीक हो जाए, लेकिन वह तो किसी पत्थर की तरह बन चुका था। रोज़ रात को देर से घर आता और सोफे पर लेटकर सो जाता। उसकी संगत के लिए तड़प कर रह जाती थी, उसकी मोहब्बत पाना चाहती थी। आखिर यह नेचुरल सी ख्वाहिश है। मेरी शादी हुई थी और वह मेरा पति था। पत्नी होने के नाते मैं पति के साथ आलिंगन चाहती थी। पहले तो जो हर चीज़ से लापरवाह रहती थी, अब सुमित की पसंद में ढलकर अपनी पर्सनैलिटी खो बैठी थी। मैंने खुद को सुमित की पसंद में ढालते हुए हर मुमकिन कोशिश करके देख ली थी, लेकिन वह ऐसा ही था कि मुझे अपनी बात ही नहीं करता था। एक रात मैं सो रही थी, मुझे चिल्लाकर बात करने की आवाज़ आने लगी और शोर से मेरी आँख खुली थी। मेरी सास और सुमित में बहुत बहुत बहस हो रही थी। मैं कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई तो सास के कमरे की लाइट जल रही थी और कमरे में बहस करने की आवाज़ आ रही थी। मैं कमरे तक पहुंच गई थी, लेकिन जो बात सुमित और मेरी सास के बीच हो रही थी, वह सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। सुमित अपनी माँ से कह रहा था कि वह दूसरी शादी करना चाहता है, और यह सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकलते हुए महसूस हुई थी। मेरी सास कहने लगी, खबरदार जो तुमने एक शब्द भी अपनी ज़बान से निकाला। सुमित कहने लगा, मैं रजनी के साथ नहीं रह सकता। मेरी सास कहने लगी, क्यों, ऐसा कौन सी खराबी है मेरी बच्ची में? तुम्हारी खातिर उसने खुद को बदल कर रख दिया है। खाना बनाती है, तुम्हारे सारे काम करती है, पूरे घर को उसने संभाल लिया है। अपने पहनावे ओढ़ने, चलने फिरने बैठने तक का तरीका बदल दिया है। और एक तुम हो कि तुम उसे सौतन लाकर बिठाना चाहते हो। वह कहने लगा, मैं आपको नहीं बता सकता कि मैं उसमें क्या कमी है। क्या उसके साथ मैं पूरी ज़िंदगी गुजार नहीं सकता? इसीलिए मैं दूसरी शादी करूंगा। रजनी कहे तो मैं उसे तलाक भी देने को तैयार हूँ, और चाहे तो मेरे नाम के साथ वह ज़िंदगी भी गुजारती रहे, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। यह कहकर वह कमरे से बाहर निकला तो मुझे देखकर मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे। वह मुझसे नज़रें चुराता हुआ वह कमरे में चला गया और मैं भी उसके पीछे कमरे में आ गई। मैंने कहा कि आज मुझे बता ही दो सुमित, मुझ में ऐसी कौन सी कमी है जिसकी खातिर तुम दूसरी शादी करना चाहते हो। वह कहने लगा, खुद को आईने में देख लो, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है। मैंने कहा कि वह तो मैं खुद को रोज़ ही देखती हूँ, मुझे नहीं पता। इंसान को हमेशा अपना आप अच्छा ही लगता है, लेकिन तुम बताओ क्या बुराई है मुझ में। कहने लगा कि तुम्हारे अंदर औरतों वाली कोई खूबसूरती नहीं है।
अच्छे कपड़े पहनने से तुम्हारे शरीर की बनावट बदल नहीं जाएगी। कभी अकेले में शीशे के सामने खड़े होकर देखना, बिल्कुल सपाट मर्दों जैसा सीना है तुम्हारा। तुम्हारे पास आते हुए मुझे महसूस होता है कि जैसे मैं किसी मर्द के पास मौजूद हूँ और मुझे तुमसे घिन आती है। तुम्हारी संगत में घुटन का एहसास होता है। मुझे तुम्हें छूने से कुछ भी अच्छा महसूस नहीं होता और ना ही मेरे दिल में जज्बातों की कोई तूफान उठता है। तुम्हारे पास आते ही जी चाहता है कि तुम्हें देखकर मेरा जी मचलाने लगता है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं तो उसकी बातों को सुनकर बेजान सी होकर बैठ गई थी। औरत की इससे भी बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है। जिन शब्दों में सुमित ने मेरी की थी, जो कमी उसने मुझे बताई थी, उसमें मेरा कोई भी बस न था। उसने मेरी की थी। पूरी रात मैं रोती रही थी। अगले दिन मेरी सास ने मुझे कहा कि जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम मायके नहीं गई हो, तुम कुछ दिन के लिए अपनी माँ के घर चली जाओ। मैंने कहा मम्मी जी, अगर मैं यहाँ से चली गई तो सुमित दूसरी शादी कर लेंगे। यह सुनकर मेरी सास कहने लगी कि मैं उसे समझाऊंगी, तुम उसका हर काम समय पर करके दे रही हो, इसीलिए वो तुम्हारी कदर नहीं है। जब तुम यहाँ पर नहीं होगी तो वह खुद ही तुम्हारी कमी महसूस करेगा और फिर तुम्हारी कदर करेगा। मुझे अपनी सास की बात ठीक लगी थी। मैं वापस अपनी माँ के घर चली आई थी। पूरे 6 महीने के बाद भोपाल से दिल्ली आई थी। मैं पूरी तरह से बदल चुकी थी। जब मैं घर आई तो अपनी माँ के साथ लेकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मेरी माँ समझी थी कि मैं उनसे दूर रहने की वजह से उदास हूँ, इसीलिए रो रही हूँ। अभी मुझे आई 1 घंटा ही हुआ था कि जब मोहल्ले के सारे लड़के मेरी उम्र के थे मुझसे मिलने के लिए आ गए, लेकिन मैं आज उनसे दूरी बनाकर मिल रही थी क्योंकि मेरी सोच बदल गई थी। उन लड़कों में एक लड़का धीरज भी था। मेरी सबसे ज़्यादा दोस्ती उसी के साथ थी। वह भी मुझे मिलने आया था। मैं सबसे हंस हंस कर बातें कर रही थी, लेकिन मेरे दिल ही दिल में परेशानी हो रही थी। मुझे सुमित की फिक्र सताई जा रही थी। सब मुझे बातों में बिजी थे। बस एक धीरज था जो चुप था और एक टक मुझे देखे जा रहा था। जब सब चले गए तो वह मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा कि तुम्हें क्या हुआ है रजनी, इतनी उदास क्यों हो। मैंने कहा नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। यह कहते हुए ना चाहते हुए भी मेरे आँख लाल हो गए थे। वह मेरे चेहरे को बड़े गौर से देख रहा था। कहने लगा कि हाँ, नज़र आ रही है मुझे तुम्हारी खुशी। बचपन से साथ गुजारा है हमने, साथ खेले हैं, साथ हंसे हैं और साथ में रोए भी हैं। इसीलिए मुझसे झूठ मत बोलो। अगर तुम्हारे पति ने तुम्हें कुछ कहा है तो बस तुम एक बार इशारा कर दो, फिर देखो साले को कैसे ठीक करता हूँ। उसकी अपनी एक बार इशारा कर दो, फिर देखो साले को कैसे ठीक करता हूँ। उसने अपनी अस्तित्व चढ़ाते हुए मुझसे कहा कि मैंने कहा कि तमीज़ से बात करो, तुम्हारे जीजा जी हैं। वह कहने लगा कि तुम्हारी आंखों में आंसू लाने वाला जो भी वजह बनेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा धीरज वह बहुत अच्छा है। अब मैं उसे क्या बताती कि मेरी दोस्ती धीरज की बहन से बचपन से ही बहुत अच्छी थी। वह शादीशुदा भी थी। सोचा कि जाकर उसे इस मामले की हाल पूछती हूँ, शायद वह मेरी मदद कर दे। अगले दिन मैं धीरज के घर चली गई। धीरज उस समय अपने पापा के साथ उनकी दुकान पर जाया करता था। उनकी अपने कपड़े की दुकान कई मार्केट में थी और वह अपने पापा के साथ मिलकर उन दुकानों को संभालता था, इसीलिए शाम को ही घर लौटता था। मैं दोपहर के समय घर गई क्योंकि अगर धीरज घर पर होता तो वह मेरे सर पर ही मंडराता रहता। मुझे देखकर धीरज की बहन बहुत खुश हुई थी। मुझसे मेरी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में पूछने लगी। मैंने उसे यही कहा कि सुमित बहुत अच्छा इंसान है और मैं बहुत खुश हूँ। फिर बातों ही बातों में उसे झिझकते हुए वह सवाल ही पूछ लिया था जो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गया था। पर मुझसे कहने लगी कि वह मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास ले जाएगी जो इस बात का इलाज करती है। मैं यह सुनकर खुश हो गई। मैं चाहती थी कि बिना किसी से कुछ कहे मेरी प्रॉब्लम का हल हो जाए, इसीलिए मैं अगले ही दिन धीरज की बहन के साथ लेडी डॉक्टर के पास चली गई। उसने मुझे कुछ दवाइयाँ दे दी और अच्छी खुराक खाने के लिए भी कहने लगी। मैं घर वापस आई तो फ़ोन पर मेरी माँ मेरी सास से बात कर रही थी। मैंने माँ से फ़ोन ले लिया और ख़ुद अपनी सास से बातें करने लगी। उनसे सुमित के बारे में पूछने लगी तो मेरी सास रोकर कहने लगी कि मैं रोज़ उसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसे मना लूँगी। तुम बस अपनी सेहत का ख्याल रखो। मैं बहुत परेशान थी। लेडी डॉक्टर ने जो मेडिसिन मुझे दी थी वह मुझे खाना खाने के बाद खानी थी, लेकिन सास से बात करने के बाद जैसे ही मेरी भूख खत्म हो गई थी
मुझे लगा था मेरे आ जाने के बाद सुमित को मेरी कमी महसूस हुई होगी, वो मुझे याद करता होगा, लेकिन वह तो कभी वैसा था ही नहीं। मैंने कुछ भी न खाई और अपनी मेडिसिन खा ली। उसे खाने के बाद मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी थी, सीने में दर्द उठने लगी थी, मुझे अपना सीना भारी भारी लगने लगा था। शायद मेरी प्रॉब्लम का हल यही हो रहा था। यह सोचकर मैं दवा खाने लगी और उसे खाते ही मेरे पसीने छूटने लग जाते थे, मुझे घबराहट होने लगती थी, लेकिन सुमित के खातिर मैं यह सब कर रही थी। एक बार मेरे नंबर पर सुमित की कॉल आ रही थी। जब से मैं दिल्ली आई थी सुमित की आज पहली बार कॉल आई थी। मैंने फ़ौरन से फ़ोन उठा लिया। मुझे लगा शायद वह मुझे याद कर रहा होगा, इसलिए उसने फ़ोन किया होगा। लेकिन वह कहने लगा कि तुमने जो खेल मेरे साथ खेल रही हो अच्छा नहीं कर रही हो। मेरी माँ मुझे तुम्हारी वजह से जायदाद से बेदखल कर रही है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं तुम जैसी मर्दाना लड़की ने मेरी माँ पर क्या जादू कर दिया है कि उसे सारे जहाँ में खूबियत बस तुम्हारे अंदर ही नज़र आती है। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो अपना इलाज करवाओ। मैं तुम्हें बस 15 दिन का समय दे रहा हूँ, वरना तलाक दे दूंगा। चाहे मेरी माँ मुझे उसके बाद घर से बेदखल कर दे, लेकिन तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर दूंगा। यह कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया और मैं यह सुनकर रोने लगी थी। बार बार सुमित सुमित कह रही थी कि मेरे साथ यह मत करो। जैसे ही फ़ोन बंद करके पलटी तो मेरे पीछे हाथ बांधे धीरज खड़ा था। उसे देखकर मैं जल्दी से अपने आंसू साफ किए थे। कहने लगा तुम्हारे पति का फ़ोन था? मैंने कहा कि हाँ। कहने लगा क्या कह रहा था और क्यों रो रही हो? वह इस वक्त काफ़ी सीरियस मुझसे यह पूछ रहा था। मैंने कहा तुमसे मतलब? तुम क्यों हर वक्त मेरे सर पर सवार रहते हो और बिना बताए मेरे कमरे में दंदनाते चले आते हो? तुम होते कौन हो मेरे कमरे में इस तरह से मेरे बिना अनुमति के आने वाले? जाओ निकलो बाहर यहाँ से। मैं उसे भी कुछ भी बताना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उसे बड़ी बड़ी खड़ी खड़ी बातें सुना दी। वह मेरा यूं गुस्सा देखकर मुझे कहने लगा कि तुम छुपा नहीं सकती मुझसे कोई भी बात। मुझे अंदाज़ा है तुम्हारे पति का व्यवहार तुम्हारे साथ ठीक नहीं है। मैंने कहा यह हम पति पत्नी का आपस का मामला है, तुम होते कौन हो हमारे बीच में बोलने वाले? भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। मैंने उसे धक्का देते हुए कमरे से बाहर निकाल दिया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। सामने रखी अपनी मेडिसिन को देखकर मुझे सुमित की बहुत बात याद आई थी। मैंने 2 टैबलेट निकाले और एक साथ खा ली। मैं चाहती थी कि मेरी समस्या का हल जल्द से जल्द हो जाए ताकि मेरा घर टूटने से बच सके, लेकिन वह दवा खाते ही मुझ पर इस कदर घबराहट का सवार हुई थी, उल्टियाँ शुरू हो गई थी, मेरी हालत बिगड़ने लगी थी। मेरी माँ मेरी हालत देखकर परेशान हो गई। मेरे पापा घर पर नहीं होते थे, बाकी सब अपनी बहनें अपने घर की थी, इसीलिए मेरी माँ ने धीरज को ही बुलाया था और उसी को साथ लेकर मुझे हॉस्पिटल लेकर चली गई। 3 दिन तक मैं जो खाती मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। लेडी डॉक्टर ने जब यह मेरी हालत देखी तो कहने लगी कि यह दवा बहुत तेज़ है और इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं, आपके गुर्दे भी फेल कर सकती है इस दवाई हो, और ऐसी जाली डॉक्टर के पास जाकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करे। वह मुझे उस मेडिसिन के इस्तेमाल की वजह पूछने लगी। मैंने रोते हुए उसे यह सारी बातें बता दी। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी कि यह सब भगवान के हाथ में होता है, वह इंसान को कैसा शरीर देता है, बल्कि इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता। अक्सर लड़कियों को यह प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो मर्द चरित्र के कमज़ोर होते हैं उन्हें औरतों की इज्जत का कोई भी एहसास नहीं होता, वह उनसे ऐसी ही बातें करते हैं। वक्त के साथ साथ यह प्रॉब्लम खुद ही दूर हो जाती है। अगर तुम्हारा पति तुम्हारे साथ फिजिकल होता, तुम्हारे साथ पति पत्नी वाला रिश्ता बनता और तुम अपने खाने पीने का भी ध्यान रखती तो तुम्हारा शरीर खुद ब खुद भरने लगता। और वैसे भी आप इतनी भी बुरी नहीं लगती हो। यकीनन आपका पति दिमागी मरीज है या बहुत ही घटिया सोच का मालिक है। मेरी माँ भी वहीं मौजूद थी। यह बातें सुनकर माथे पर बल डाले सर झुकाए बैठी थी। घर आते ही धीरज ने मेरी माँ को मेरी मेडिसिन किस तरह इस्तेमाल करनी है यह समझाया और वापस चला गया। मेरी माँ मुझे कहने लगी कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं रोने लगी। मैंने कहा कि आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। आप हमेशा मुझे कहती हैं कि तुम्हें घर बसाने का ढंग नहीं आता, लेकिन सच कहती हूँ माँ, आपने सुमित के खातिर अपने आप को बदल कर रख दिया। सारे काम सीख लिए। आप बेशक मेरी सास से पूछ ले, लेकिन फिर वह एक मुझसे कहता कि उसे मुझसे घिन आती है।
मेरी संगत से उसका जी मिटने लगता है। यह बातें औरतों के रूह तक को घायल करके रख देती है। लेकिन मैंने यह सब सुनकर भी यही चाहा कि उसके दिल को मेरी जगह बन जाए, वह मुझे तलाक ना दे। मैं तलाक के नाम पर दाग लगाना नहीं चाहती थी। मैं यह सब कहते हुए रोए जा रही थी। मेरी माँ की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। अगले ही दिन मेरी माँ ने मेरी सास से बात कही। मेरी सास कह रही थी, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से रजनी की ज़िंदगी खराब हुई है। मेरा बेटा एक तबायक की मोहब्बत में गिरफ्तार था, उसके साथ नाजायज़ संबंध बना लिए थे। मैंने उसे अपनी कसम देकर रजनी के साथ शादी करवा दी, लेकिन उसे बाजारी औरत की आदत पड़ चुकी थी। इसीलिए वह घर की शरीफ लड़की को जब वैसी अदाएँ नज़र नहीं आई तो उसने रजनी के ऐप निकालना शुरू कर दिए। मेरी सास मेरे पास आई और ख़ुद मुझे सुमित से तलाक दिलाई थी। कहने लगी कि वह मेरी बेटी के काबिल नहीं था। लेकिन मर्द जात से मेरा विश्वास उठ गया था। अभी तलाक हुए 2 महीने ही हुए थे। धीरज की माँ ने धीरज का रिश्ता मेरे लिए लेकर आई। मैंने साफ मना कर दिया। एक मर्द से बड़ी गहरी चोट खाई थी, इसीलिए किसी दूसरे पर एक बार और चोट नहीं खा सकती थी। मम्मी ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, धीरज ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि मुझे शादी नहीं करनी। वह लोग मायूस होकर वापस जा चुके थे। कुछ दिन बाद आंगन में बैठी थी जब एक बॉल आंगन में आकर गिरी। बाहर लड़कों का शोर होने लगा। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं बॉल उठा लिया। तभी दरवाज़ा बजने लगा। मैं खोलकर अपना बॉल वाला हाथ बाहर किया। मुझे लगा बॉल लेने के लिए दरवाज़ा बजाया गया है, लेकिन किसी ने बॉल के बजाय मेरा हाथ पकड़ा था और बॉल मेरे हाथ से छूट गई थी। मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने धीरज खड़ा था। मेरा हाथ उसी ने पकड़ रखा था। वह शायद घर के अंदर आना चाहता था, लेकिन मैंने दरवाज़ा पूरा नहीं खोला। मैंने कहा, धीरज मेरा हाथ छोड़ो। वह कहने लगा कि शादी से इनकार क्यों किया तुमने? मैंने कहा कि यह मेरी ज़िंदगी है, मेरी मर्जी। वह दरवाजे को धकेलकर अंदर आ गया। कहने लगा, बुराई क्या है मुझ में? इनकार की वजह बताओ। मैंने कहा कि मुझे शादी नहीं करनी। वह पूछने लगा कि क्यों? बहुत मोहब्बत है उस कमीने इंसान से तुम्हें, जो उसकी याद तुम्हें अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हो? वह मेरी आंखों में गुस्से से देखते हुए कह रहा था। मैंने कहा कि नहीं, मुझे किसी से भी मोहब्बत नहीं है। मुझे मर्दों से ही नफरत हो गई है। अपनी ज़िंदगी में किसी भी मर्द को शामिल नहीं करना चाहती। वह कहने लगा उस आदमी की वजह से तुम यह झूठे बहाने बना रही हो। आज भी तुम्हें सुमित से प्यार है, तभी इनकार किया है तुमने, वरना अपनी माँ के आंसू तुम्हें नजर आ जाते, अपने बाप की झुकी हुई कमर तुम्हें याद आ जाती, जो चाहते हैं कि तुम्हारा घर बस जाए। लेकिन तुम्हें सिर्फ सुमित से प्यार है, उसी के नाम पर अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हो। मैंने कहा कि मुझे नहीं है सुमित से मोहब्बत। क्यों समझ में नहीं आता तुम्हें? तो कहने लगा कि ठीक है, फिर इस बात का सबूत दो मुझे। मैं इस रविवार को तुमसे शादी करने आ रहा हूँ। अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तो मैं समझ जाऊँगा कि तुम्हें सुमित से नफरत है। अपने लिए ना चाहिए, अपने बूढ़े माँ बाप की खुशी के लिए तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। यह कहकर वह चला गया था। मैं रोने लगी थी। मैं वाकई में अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोच रही थी, जो मेरे गम की वजह से झूलते जा रहे थे। मैंने उनकी बात पर कोई भी एतराज़ नहीं किया था। चुपचाप मैं धीरज से शादी कर ली थी। लेकिन जब वह कमरे में आया तो मुझे अजीब सा डर महसूस होने लगा था कि कहीं वह भी मेरी उन शब्दों से इंसल्ट ना करे जैसे सुमित की थी। जैसे ही वह मेरे पास आकर बैठा, मैं रोने लगी। वह कहने लगा कि हर आदमी इतना गिरा हुआ नहीं होता। बचपन से तुम मुझे जानती हो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी इन कमियों को तुम पर जताऊंगा, जिससे तुम्हारा कोई बस नहीं है? मैं हैरान थी कि उसे यह सब कैसे पता चला। वह हर बार की तरह मेरे दिल में, मेरे दिमाग में आने वाली हर सवाल को कैसे जान जाता है। वह मेरा हाथ थामकर कहने लगा कि लेडी डॉक्टर की सारी बातें मैं सुन चुका था, वह भी जो तुमने लेडी डॉक्टर से बताया था। तुम्हारी माँ और बाप से कह चुका था कि ऐसे नीच घटिया इंसान से तुम्हारी तलाक दिलवा दे। मैं उसे अपनाना चाहता हूँ, इसलिए भूल जाओ वह सब जो हो चुका है। बस यही याद रखो कि तुमसे धीरज बचपन से मोहब्बत करता है। जिन दिनों तुम्हारी शादी सुमित से हुई थी, मैं दूसरे शहर में था। मुझे इस बात की खबर बाद में हुई, वरना कभी भी तुम्हारी शादी वहाँ होने नहीं देता। बात करते करते धीरज मेरी ज्वेलरी उतार चुका था और जब उसने मुझे अपनी बाहों में भरा तो मेरे दिल में कोई डर नहीं था। सुकून से मैं धीरज के सीने से लग गई थी। मैं नहीं जानती थी कि वह मुझसे इतनी मोहब्बत करता है। शायद धीरज की मोहब्बत यही थी जिसमें इंसान दूसरों की कमियां नहीं देखता।
दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।